अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त। इसका पहला भाग पढ़ चुका था। अभी हम चल रहे हैं पहले अंक का। ये 7वां दृश्य है, मगध का बंदी गृह। 6 दृश्य तक की वीडियो कल बन चुकी थी, ये 7वां दृश्य है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से जरूर शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मगध का बंदी गृह। चाणक्य, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना। परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार की निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौ श्रृंखले, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर। दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो न दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी हो जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूँगा ऊपर देखकर। क्या कभी नहीं? हाँ हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है। वररुचि और राक्षस का प्रवेश। राक्षस, स्नातक अच्छे हो तो। चाणक्य, बुरे कब थे? बौद्ध, अमात्य। राक्षस, आज हम लोग एक काम से हैं, आशा कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। वररुचि, हाँ चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया है? चाटुकारों के सामने हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। वररुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण, तपोनिधि ब्राह्मण हो। इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही उसको अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वररुचि, मैं वार्तिक लिख रहा हूँ। चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र प्रणेता हूँ, व्यवस्थापक हूँ। राक्षस, अच्छा, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, यह तुम्हारी स्वीकृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं, और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यथेष्ट है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। वररुचि, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पाणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शालातुर्य व्याकरण ने लिखा है। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं है। भाषा ठीक कराने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वररुचि, जिसने श्रयु जिसने श्रयु व मघोन मातत्युते सूत्र लिखा है, वह केवल वैयाकरण ही नहीं, दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना। चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक, और इंद्र को कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र। सुनो वररुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उससे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। वररुचि, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं।
राक्षस, अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्तपुर खड़ग लिए सहसा प्रवेश चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो अमात्य, शव में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव, खड़ग उठाकर राक्षस, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। राक्षस बैठ जाता है, वर रुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य के लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। अब 8वां दृश्य है गांधार नगरेश का प्रकोष्ठ। चिंता युक्त प्रवेश करते हुए राजा, राजा बूढ़ा हो चला परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा पर तृप्त नहीं होती। आम्भिक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है, गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। ठहर कर, रोक दूं अब से अच्छा है जब वे घुस आवेंगे, तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। अलका के साथ यवन और राक्षस का रक्षकों का प्रवेश। राजा, बेटी अलका। अलका, हाँ महाराज। अलका, राजा, नहीं कहो पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं। अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज, पागल लड़की, कह पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज, न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या महाराज, मुझे नहीं, यवन महाराज, मुझे नहीं मालूम, ये राजकुमारी हैं, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता। राजा, सिल्यूकस तुम्हारे मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी, उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। यवन, उद्भांड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे लोग बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी सिल्यूकस से? तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बंधना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है, वह गांधार की लगी हुई कालिक छुड़ाने के लिए है। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो। वेग से आम्भिक का प्रवेश। आम्भिक, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। राजा, क्यों अलका, यह बात सही है? अलका, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में अम्भिक ने यह नीच कर्म किया, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदिनी हूँ। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेगार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आम्भिक। यमन, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य हैं, व्यर्थ की बात है आम्भिक। सिल्यूकस, तुम विश्राम करो, हम इसको समझ कर तुमसे मिलते हैं। यवन का प्रस्थान, रक्षकों का दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु आम्भिक, राजकुमारी बंदिनी बनाई जाए, यह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त होने पर भी यही कहूँगी कि कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सिंचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यावर्त से सब बच्चे आम्भिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाली यही भारत संतान होगी। तब बचे हुए छतांग वीर गांधार को भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उनमें नाम लिया जाएगा मेरे पिता का। आह, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दंड दीजिए, मृत्यु दंड। आम्भिक, इसे उन सब ने खूब बहकाया है, राजनीति के खेल यह क्या जाने। पिताजी, पर्वतेश्वर उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पष्ट कह दिया
है कि कायर आम्भीक से अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूँगा। और भी उसने वितस्ता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका तब महाराज उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं तो और क्या है। आम्बिक चुप रहो अलका। राजा तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं। अलका तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्बिक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूँ। राजा मैं यह कैसे कहूँ। अलका तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। राजा कहाँ जाओगी, क्या करोगी। अलका अलका गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। राजा नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। राजा फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। अम्बिक और तब अलका मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा नहीं अम्बिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आम्बिक सिर नीचा कर लेता है। अलका तो मैं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्य मनस्क भाव से सोचता हुआ जाओ। अलका चली जाती है। राजा आम्बिक आम्बिक पिताजी। राजा लौट जाओ, लौट आओ। आम्भिक इस अवस्था में लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं। पुल बंध चुका है, नहीं तो पहले गांधार ही का नाश होगा। राजा तब निश्वास लेकर जो होना हो सो हो, पर एक बात आम्भिक, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, गांधार जाने और तुम जानो। वेग से प्रस्थान। अब नवा दृश्य पर्वतेश्वर की राजसभा। पर्वतेश्वर आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य कैसे आवेंगी, मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा, नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होगा। चाणक्य मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त जो मेरे साथ यहाँ आया है। पर्वतेश्वर पिप्पली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही विशल हैं, उनको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को विशलत्व तो मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं, बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके श्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि है, वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या है। पर्वतेश्वर हंसकर, यह आपका सुविचार नहीं है ब्रह्मान। चाणक्य वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व अब जब पीड़ित हुआ था तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन यह कोई नई बात नहीं। पर्वतेश्वर वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रियाभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। पर्वतेश्वर शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य तभी तो ब्राह्मण मगध के क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पौरव जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए, मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर कल्पना है। चाणक्य प्रत्यक्ष होगा और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे, यवनों द्वारा समग्र आर्यावर्त पदाक्रांत होगा, उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। पर्वतेश्वर केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं इससे नहीं डरता, परंतु डरने वाले ब्राह्मण तुम मेरी सीमा के कहर से, मेरी सीमा के ताहर से, सीमा से बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पद दलित ब्राह्मण, देख शूद्र ने निगड़ बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य
सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता हूँ। पौरव प्रस्थान। पहले अंक का 10वां दृश्य। कानन पथ में अलका। अलका चली जा रही हूँ। अनंत पथ है, कहीं पांथशाला नहीं है और न तो पहुँचने का निर्दिष्ट स्थान है। शैल पर से गिरा दी गई स्रोत अश्विनी के सदृश अविराम भ्रमण, ठोकरे और तिरस्कार। कानन में कहाँ चली जा रही हूँ? सामने देखकर, अरे यमन! शिकारी के वेश में सिलूकस का प्रवेश। सिलूकस, तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी? अलका, मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं और कहाँ जाऊंगी यमन? सेलूकस, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। सेल्यूकस उधर देखता, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सेल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, वत्स तुम बहुत थक गए होगे। चंद्रगुप्त, आर्य नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, कुछ दूर न चल सकोगे? चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सिलूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है। व्याघ्र मरता है। सिलूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सिलूकस, थोड़ा जल, इस सत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य, जल की छींटे देखकर आप कौन हैं? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सिलूकस, यवन सेनापति, तुम कौन हो? चाणक्य, एक ब्राह्मण। सिलूकस, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथ हो? चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सिल्यूकस, कहाँ निवास है? चाणक्य, चंद्रगुप्त मगध का निर्वासित राजकुमार है। सिल्यूकस कुछ विचारता, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सिलूकस, तुम अचेत पड़े थे, तब यह तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विपदा समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते सेनापति। मैं आपका मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवनों के साथी। जब आंधी और करका वृष्टि, अवकर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हों, तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पास सेना उतारना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलो, नहीं, एक बार महात्मा दांडायन को नमस्कार कर लूं, उस शांत संदेश से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। जाती है। अभिग्रहवां दृश्य। सिंधु तट पर दांडायन का आश्रम। दांडायन, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो एनिसाक्रिटीज का प्रवेश। एनिसाक्रिटीज, महात्मन। दांडायन, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनिसाक्रिटीज, आपसे कुछ। दांडायन, मुझसे कुछ मत कहो। कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूँ, सिंधु के एक बिंदु धारा में न बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है? कदापि नहीं। साक्रेटिस, परंतु देवपुत्र। दांडायन, देवपुत्र। साक्रेटिस, देवपुत्र, जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है, आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। दांडायन हंसकर,
भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसका आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंडुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा भी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। एनी सॉक्रेटिस, महात्मन क्यों? यदि न जाने पर देवपुत्र दंड दे। दंडायन, मेरी आवश्यकता है परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही उसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जल पान कर, तृणशैया पर आंख बंद किए सो रहता हूँ। न मुझसे किसी को डर है, न मुझको डरने का कारण है। तुम भी यदि हठात मुझे ले जाना चाहते हो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एनी सॉक्रेटिस, बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण। जाता हूँ, यही कह दूंगा। प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना करके सभी ने बैठते हैं। अलका, देव मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। दानडायन, क्यों अलके? तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दानडायन, तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? कुछ विचार कर। अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है मंगल में विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाया रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका, देव हृदय में संदेह है। दानडायन, क्या अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, ये ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? दानडायन चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया, आपकी शंका निर्मूल है। दानडायन, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का प्रवेश। यवन, देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दानडायन, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं, निर्भीत मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दानडायन, कोई आतंक नहीं अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन, हम लोगों को आज्ञा है किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दानडायन चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार होकर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिला। अभी तक तुम्हारे हृदय से हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं। सिकंदर का सिल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रेटीज इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता है, सब बैठते हैं। दानडायन, स्वागत अलक्षेत्र, तुम्हें सद्बुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। दानडायन, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद दे होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। दानडायन, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलछेंद्र, राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। सिकंदर, अच्छा, चंद्रगुप्त को दिखाकर, यह तेजस्वी युवक कौन है? सिल्यूकस, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर सिल्यूकस से, तुमसे इनसे कब परिचय हुआ? सिल्यूकस, इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ, आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित भी हैं, तब तो सेनापति इनके आतिथ्य का भार आप पर ही है रहा। सिल्यूकस, जैसी आ गया। सिकंदर महात्मा से,
महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा, जब भारत विजय कर लूंगा। दंडायन, अलछेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक पटाक्षेप। तो ये चंद्रगुप्त नाटक का पहला अंक खत्म होता है यहाँ पर। अब इसका दूसरा अंक शुरू होगा, उसकी मैं अगले भाग में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो होने पर अपलोड करने में दिक्कत होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के लगभग सभी कहानियों की और सभी निबंधों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, और बहुत ही वीडियो जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को लेकर के, वो सभी मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। आप सब एक साथ सभी चैनल, पूरे चैनल पर देख सकते हैं, और सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। पहली बार चैनल पर आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे मेरे एफबी पेज पर और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइए। धन्यवाद।